तो 24 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। न्यूज़पेपर में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए थे। सबसे पहला न्यूज़ है, अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ छोड़ा, 2380 करोड़ का बकाया देने से किया मना। डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे, यानी अमेरिका जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ गया है। आपको याद होना चाहिए कि पिछली बार भी जब ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति बने हुए थे, उस समय भी ये बहुत सारे संगठनों को छोड़े थे। ठीक है, उसमें से यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको भी ये छोड़े थे। ठीक है, तो इस बार जो है डब्ल्यूएचओ को तो छोड़े ही छोड़े हैं, उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि वो अन्य जो वैश्विक स्तर के 66 संगठन है उसको भी ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि झटका की तरह है दुनिया के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका जो है ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के बहुत सारे संगठनों को ये वित्त मुहैया कराता है, बहुत सारा पैसा देता है। तो अगर अमेरिका जैसा देश संगठन को छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो वैश्विक जो संगठन है उसमें से वित्त की समस्या उजागर हो सकती है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर हम लोग वन लाइनर या अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाली है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता छोड़ी है। आप क्या देंगे इसका उत्तर? अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, बिल्कुल अमेरिका होगा। ठीक है, उसके बाद अमेरिका के बारे में अगर कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं, यहाँ पे पेज थोड़ा खाली है। तो देखिए, अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे ना तो इस तरीके से, ये इस तरीके से कुछ नॉर्थ अमेरिका है, फिर नीचे हम लोग दक्षिण अमेरिका देखते हैं। तो इसको छोड़ देते हैं, पहले नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 देश आते हैं। यहाँ पे आपको कनाडा आएगा, उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नीचे मैक्सिको। ठीक है, ये अमेरिका जो है इसका सिंपल नाम पहले अमेरिका था, लेकिन चूंकि क्या हो गया कि ये जो क्षेत्र है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 50 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे भारत जो है अलग अलग 28 राज्यों से मिलकर बना है, उसी तरह अमेरिका जो है वो 50 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया यूनाइटेड। ठीक है, क्या नाम रखा गया? यूनाइटेड, मिला हुआ यूनाइटेड यानी संयुक्त, और उसके साथ राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है बताइए? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। इसके अलावा बहुत लोगों को न्यूयॉर्क के बारे में पता होगा, तो न्यूयॉर्क वहां की प्रसिद्ध शहर है, जैसे भारत के लिए मुंबई है उसी तरीके से अमेरिका के लिए न्यूयॉर्क है। वो सब जो है ना यहाँ इसके ईस्टर्न कोस्ट, इसके पूर्वी तट पर जो है ये सारे देश, ये सारे शहर मौजूद हैं, चाहे वो वाशिंगटन डीसी हो या न्यूयॉर्क हो। ठीक है, अब अमेरिका की जहां तक बात है, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम भी कर देता हूं, जहां तक ये अमेरिका की बात है तो इसकी हम अगर चौहद्दी की बात करेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए कि अमेरिका जो है ये किस महादेश में आएगा? उत्तरी अमेरिकी महादेश में कि दक्षिणी अमेरिकी महादेश में? किसमें आएगा ये? नॉर्थ अमेरिका में आता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। अब नॉर्थ अमेरिका में ये सिचुएशन भी आपको पता चल गया, इसके ईस्टर्न साइड, इसके पूर्व में यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन, और उसके पश्चिम में वेस्ट के तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ठीक है, यानी ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है अटलांटिक और वेस्ट में क्या है? पैसिफिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग अमेरिका की बात कर लिए। ऊपर में आपको कनाडा दिख रहा होगा, कनाडा की राजधानी आप लोगों को पता है तो बताइए, कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी ओटावा। ठीक है, भूलना नहीं है। और मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की अभी एक महिला राष्ट्रपति है, बहुत चर्चा में है, क्लाउडिया सीनाबोम उनका नाम है, सुना होगा आप लोगों ने, क्लाउडिया सीनाबोम। ठीक है, और कनाडा के बताइए कौन है अभी प्रधानमंत्री, कौन है कनाडा के? हेलो, मार्क कार्नी है सर। मार्क कार्नी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सब आप लोग आंसर करें, क्या हुआ आप लोगों को पता नहीं है क्या? क्यों नहीं उत्तर कर रहे हैं आप लोग? कनाडा के प्रधानमंत्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे आप आंसर कीजिए, बताइए तो अमेरिका में जो मैंने अभी आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके कुल कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं इसमें? 50। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला न्यूज है, गंगा गंडक कोसी सोन के रास्ते बढ़ेगा व्यापार, राष्ट्रीय जलमार्गों का होगा विकास। तो कल हम लोगों ने एक न्यूज देखा था, याद है आप लोगों को? जलमार्गों को लेकर एक सम्मेलन हो रहा है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कौन थे उसके अध्यक्ष? जलमार्ग को लेकर जो एक सम्मेलन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर्बानंद सोनोवाल, याद कीजिए,
नाम याद आ रहा है? सर्बानंद सोनोवाल, हाँ है ना? बोलना है भाई, ठीक है ना, याद करना है, दिमाग पे जोर डालना है, ठीक है। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे इनका आपको चेहरा भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि इसको लेकर जो है वाटरवेज को लेकर नदी के रास्ते से मार्ग बनाने की बात चल रही है। अब बिहार में भी जो है अलग अलग नदी पर, गंगा पर, गंडक पर, कोसी पर, सोन पर जो है इस तरह का रास्ता बनेगा, जिससे क्या होगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, ट्रेड आगे बढ़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है सर। कि अभी भी आपको वो नॉर्थ अमेरिका ही नजर आ रहा है? दिख रहा है सही से? नहीं ठीक है सर, वाइट हो गया। ओके ओके, अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझको पता नहीं चलता है ना, इसलिए आप लोग बीच बीच में बोलते रहेंगे, किसी तरह का समस्या आएगा तो। अब हम लोग यहाँ पे देखिए अलग अलग जो नदी मिली है, गंगा, गंडक, कोसी, सोन, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए गंगा जो है कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, और कौन कौन से राज्य से होकर निकलती है। सबसे पहले उत्तराखंड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे है बिहार, और अंत में यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल। इन राज्यों से होकर हमारी गंगा नदी निकलती है, ठीक है। एक सेकंड में उसको थोड़ा टाइम देंगे। ठीक है, तो गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये जो मैंने ब्लू लाइन में बनाया है, ये गंगा नदी का आप स्ट्रीम मान लेंगे। ये शुरू होती है उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तराखंड से होते ये उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश से बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब यहाँ पे इसके साथ बहुत सारी नदियां जो हैं वो जुड़ती हैं, वो मिलती हैं। उन नदियों को देख लेते हैं। ये हमारी गंगा नदी है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले जो है इसमें मुख्य नदी है, इसका नाम है यमुना। गंगा और यमुना कहाँ पे मिलती है? जगह का नाम बताइए। प्रयाग, इलाहाबाद। प्रयाग यस सर। प्रयाग, इलाहाबाद, ठीक है। हाँ, सरस्वती भी मिलती है ना सर? ठीक है, सरस्वती भी कह सकते हैं, लेकिन सरस्वती जो है वो विलुप्त हो चुकी है नदी, है ना। ये हमें कहानियों में मिलती है। ये हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें सरस्वती हमें नहीं मिलता है, हमें गंगा, यमुना यही सब मिलता है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बिहार में जब आते हैं तो बिहार में गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गंडक मिलेगी, ठीक है। यहाँ से घग्गर नदी मिलेगी। घग्गर नदी को ही उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा घग्गर है। यहाँ पे हमारा गंडक है, ठीक है, गंडक है। गंडक के बाद उसके साथ पैरेलल जो है एक बूढ़ी गंडक नदी मिलती है। कौन सी? बूढ़ी गंडक। फिर यहाँ पे आपको कमला और बलान मिलेगी, इधर आपको कोसी मिलेगी, और अंत में महानंदा मिलेगी। इस तरीके से ऊपर की नदियां हैं। नीचे से बिहार में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो सबसे पहले आपको कर्मनाशा मिलती है, ठीक है। कर्मनाशा के बाद सोन नदी मिलती है। सोन के बाद यहाँ पे फल्गु, निरंजना नदी मिलती है। उसके बाद यहाँ पे अजय, क्यूल, इस तरीके से अन्य नदियां मिलती हैं। तो बिहार में गंगा नदी का पूरा एक तंत्र बना हुआ है। मैं एक बार फिर से बनाने की प्रयास करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारी गंगा नदी है, ठीक। गंगा नदी में अभी मैं सिर्फ बिहार की सहायक नदियों के बारे में बात करूंगा। बिहार में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? इसका नाम था घग्गर। आप लोग मन में ही रिपीट करेंगे मेरे साथ, नाम क्या है? घग्गर, जिसको उत्तर प्रदेश में सरयू नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है गंडक। गंडक कहाँ से शुरू होती है? पश्चिम चंपारण से जो है प्रवेश करती है भारत में, ठीक है। वैसे इसका निकास शुरुआत जो है वो नेपाल में होता है, और पश्चिम चंपारण से होते हुए वो बिहार में आती है, और यहाँ पर जो है कहीं गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है? ये खगड़िया के आसपास जो है गंगा नदी में मिलती है। फिर यहाँ पे कमला, बलान वगैरह आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ मेन नदी कोसी मिलेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी जो है वो गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? किसी को पता है तो बताइए, उस क्षेत्र से है कोई? कुर्सेला पता है? कुर्सेला, ठीक है। उसके बाद अंत में यहाँ पे महानदी एक नदी है, महानंदा, वो गंगा में मिलती है। नीचे से आपको सोन मिलता है, यहाँ पे फल्गु, निरंजना नदी मिलती है, अजय और क्यूल नदी मिलती है, ठीक है। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं बिहार में, वो आप लोगों को फिंगर टिप पे होनी चाहिए। मैं वैसे रिपीट कर करके आपको याद दिला दूंगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये न्यूज हम लोगों ने कवर कर लिया है कि बिहार में राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास होगा, जो कि बिहार में व्यापार को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। आंध्र में 16 से कम उम्र वालों के लिए इंटरनेट मीडिया पर रोक की तैयारी। न्यूज क्या है? आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश, वहां की जो सरकार है, राज्य सरकार, उसने यह निर्णय लिया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज करने पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसी तरह का एक निर्णय विश्व के एक देश के द्वारा ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा, इसी तरह से आप लोग आंसर करेंगे, याद हो तो बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है हाल ही में एक निर्णय लिया गया, पूछा था क्वेश्चन ये।
जी 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 बिल्कुल ठीक है। ओके म्यूट कर लेंगे सर, है ना। ओके देखिए, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा निर्णय लिया गया जिसमें वहां कहा गया कि 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐप्स को वहां पे फिर भी छूट दिया गया है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर माना जा सकता है कि 16 वर्ष से कम उम्र के का कोई भी बच्चा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। और आपको हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसी तरह का निर्णय जो है ना वो आंध्र प्रदेश के द्वारा भी लिया जा रहा है, तो ये एक बढ़िया न्यूज है, यहाँ से भी पूछे जाने की संभावना है। आंध्र प्रदेश जैसे ही मिल गया, अब हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। देखिए ये हमारा भारत है, भारत में यहाँ पे नीचे में आपको तमिलनाडु मिलेगा, इधर आपको केरल मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु के ऊपर ही आपको यहीं पर आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, पहला सवाल ये है, बताइए। अमरावती, ठीक है। दूसरा सवाल है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ जो आंध्र प्रदेश है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत सारा प्रयास करता है, क्योंकि पहले जो है तेलंगाना का जब डिवीजन नहीं हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर ही आता था, और हैदराबाद जो था वो एक टेक सिटी के रूप में डेवलप हुआ था। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, जब तेलंगाना बट के अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश जब अकेले हुआ, तो वहां की जो सरकार थी उसने क्या किया है, अपने राज्य में फिर से अलग अलग केंद्रों को चुनकर इसको आईटी सेक्टर के रूप में, आईटी हब के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया, और धीरे धीरे ये डेवलप हो भी गया है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को हम लोगों ने देख लिया है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि आंध्र प्रदेश जो है वो अपने राज्य में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट यूज करने पर प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, अब रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। यहाँ पे देखिए दो चीज आया, पीएम स्वनिधि, ठीक है। पीएम स्वनिधि एक योजना है जो कोरोना के समय में चलाया गया था हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। अब स्वनिधि योजना किसके लिए लाया गया था वो समझिए। जब कोरोना आया था तो उस समय आप लोगों को पता होगा कि एक योजना चलाई गई थी, आत्मनिर्भर भारत योजना, याद आ रहा है आप लोगों को? आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 में आया था। अब जब आप कोरोना के काल को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय क्या हुआ था, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहते हैं, दो प्रकार का सेक्टर होता है इकोनॉमी में, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसा सेक्टर होता है जिसमें नियमित रूप से काम मिलता है, नियमित रूप से छुट्टी मिलती है, नियमित उसका पेमेंट मिलता है, जैसे कोई सरकारी सेवक हो गया, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हो गए, या आप लोग कोई काम कर रहे होंगे वो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हो गए। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, जिनको नियमित सैलरी मिलती है, नियमित छुट्टी मिलती है, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए। कुछ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसमें काम का, जिसमें सैलरी का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो, आपको पता नहीं होगा कि आपको अगले दिन काम मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हुआ, जब कोरोना आया तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो थे इनको कहीं ना कहीं सुरक्षा तो मिली, सरकार इनको सैलरी देती थी, भले काम बंद हो फिर भी सैलरी इनको मिल रहा था। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग थे, जैसे दिहाड़ी के मजदूर हो गए, जैसे सब्जी बेचने वाले हो गए, जैसे रेड़ी पटरी लगाने वाले हो गए, इन लोगों का काम जो था पूरी तरह से ठप हो गया। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का मदद करने, उसकी सहायता करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए उस विपदा की घड़ी में बहुत सारी योजना चलाई गई। उसी में से एक योजना था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब ये स्वनिधि योजना जो था वो फुल्ली टारगेट करता था स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर मतलब जो रेडी पटरी लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, जो मान के चलिए जो पानी पूरी लगा रहे हैं ठेला, इसके अलावा सब्जी विक्रेता हैं, या इस तरह के कुछ चीजें जो आप देखते होंगे रोड के किनारे बिकते हुए, उसको कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। उनके लिए ही ये पीएम स्वनिधि योजना लाई गई थी। अब यही स्वनिधि योजना की क्रियान्वयन को भारत सरकार ने आगे बढ़ाया है और बात किया है कि अब उनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड मतलब क्या, कि एक कार्ड मिलेगा एटीएम कार्ड के जैसा, जिससे वो लोन ले सकेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लोन ले सकेंगे, ठीक है, और वो भी ब्याज मुक्त, यानी उसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो जिससे क्या होगा कि वो जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कामगार होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं अगर उनको इजिली कहीं से पैसा मिलता है तो उससे क्या होगा कि वो कोई नया काम कर सकेंगे, ठीक है। तो यही था पीएम स्वनिधि योजना। कल हम लोगों ने एक और योजना की बात की थी जिसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया था, जिसका टेन्योर बढ़ाया गया था। बताइए कौन सा योजना था वो, नाम क्या था उस योजना का? 25-26 से बढ़ाकर उसके कार्य को 2030-31 कर दिया गया था। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना करके था जी, अटल पेंशन योजना। देखिए जो लोग भी कल जुड़े हुए थे, ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है, आप याद करेंगे। अगर आपको याद नहीं होता है तो
तो आप एक्टिव रिकॉल करें, आज की क्लास के कुछ शॉर्ट नोट्स अपने कॉपी में लिखें, मुख्य मुख्य चीजें जो आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे उसको अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी बताई जा रही हैं वो ये मत समझिए कि आपको मतलब सब कुछ फिल्टर करके मिल रहा है, डायरेक्ट जहां से पूछा जाएगा सवाल वही मिलेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसका काम आपको नहीं है, तो मैं उन चीजों को पहले ही छांट देता हूँ, जहां से सवाल बनेगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप इन चीजों का याद कीजिए। अटल पेंशन योजना पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा कि कितने वर्ष से कितने वर्ष के लोग अटल पेंशन योजना में लाभार्थी हो सकते हैं। क्या अटल पेंशन योजना के लाभार्थी इनकम टैक्स देते हैं? बताइए, पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे इसका? क्या वो नहीं देते थे, है ना? जो यानी जो इनकम टैक्स से बाहर होते थे वही अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते थे। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अगला है बिहार यूपी में चीन के मुकाबले ज्यादा बच्चों का जन्म। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी और बिहार को मिलाकर जितने बच्चों का बर्थ हो रहा है, जितना जन्म हो रहा है प्रति वर्ष, है ना, उस चीन जो है वहां पे उससे कम बच्चों का जन्म हो रहा है। यानी चीन ने कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण का की जो बात थी उसको अपने देश में लागू कर लिया है। और भारत के कुछ राज्य हैं, दक्षिण के राज्य तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन उत्तर के जो राज्य हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, यहाँ पे अभी भी प्रजनन दर जो है वो राष्ट्रीय मानक से ऊपर है। ठीक है, तो यही बात जो है इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। ठीक है, तो जनगणना की बात हम लोगों ने कर ली थी। जनगणना के कुछ आंकड़े जो है 2011 वाले जनगणना के, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। आप लोग अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ हम लोग इंडिया की बात करेंगे, दूसरी तरफ बिहार की। बताइए, भारत का अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की बात करें, कितना है भारत का? बताइए जनसंख्या घनत्व। 943। नहीं, वो तो सेक्स रेशियो है। 324 सर। श्योर है आप? इसको चेक कीजिएगा, आप गलत बता रहे हैं। बिहार का बताइए, बिहार का 1100 समथिंग है कुछ। ठीक है, 1106। ओके, अब जो 300 कितना 943 बता रहे थे ना, 943, वो सेक्स रेशियो था। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो ये सारी चीजों को याद रखना है। जनगणना एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार हर एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला जो है वहां सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है? गोपालगंज, वो यहाँ पे है। ठीक है, गोपालगंज। कौन सा जिला है जहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा है बिहार में? रोहतास। रोहतास। सबसे सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है? पूर्णिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। और सबसे ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? पटना। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य के आसपास, किस जिले के आसपास मिलेगी? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। केसरिया स्तूप कहाँ पे है? केसरिया पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अगला है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज दिल्ली पहुंची। क्यों दिल्ली आई है? क्योंकि 26 जनवरी को जो परेड होने वाला है उसकी मुख्य अतिथि बन के ये आई हैं। ठीक है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस भी जो है वो भारत आए हैं। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति हैं जो इस बार के मुख्य अतिथि हैं। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये लंबे समय तक आपको पूछा जाता रहेगा। इसके अलावा 26 जनवरी को जब परेड हो जाएगा तो हम लोग अगले दिन 27 तारीख को सारा डायमेंशन देख लेंगे कि 26 जनवरी के परेड में पहला स्थान किस राज्य को मिला, किस झांकी को मिला, ये सब देख लेंगे। आज बस इतना याद रखिएगा कि इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं वो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। इसके अलावा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो लुइस। आपसे एक प्रश्न रहेगा, यूरोपियन यूनियन EU, इसमें अभी वर्तमान में कुल कितने देश हैं? कितने देश है इसमें? 27 याद रखना है भाई। अच्छा ये बताइए, यूरोपियन यूनियन का अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। बहुत अच्छा है ना, ये सब याद रखना है। ठीक है, क्विकली आप लोग आंसर करें। देखिए अगला क्या है, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, कह रहा है अब जल महासंकट का दौर, यानी जो पानी जो है वो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को गंभीरता से लिया है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? कहा गया है कि दुनिया के 100 बड़े देशों में से आधे में गंभीर जल की संकट, यानी दुनिया के 100 सबसे बड़े जो शहर हैं वहां का जो पानी है, पीने का पानी, वो कहीं ना कहीं जितनी आवश्यकता में जरूरत है उससे उसकी स्थिति कहीं ना कहीं कम होती चली गई है। ठीक है, रैंक में दिल्ली 4थे नंबर पर, कोलकाता 90 नंबर पर, 9th पे। ठीक है, इसके अलावा
मुंबई 12वें नंबर पे है। तो ये आपको रैंकिंग याद नहीं करना है, ये बस इतना याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस की इस तरह की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जल संकट जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे हम लोगों को यूनाइटेड नेशंस मिल गया है। ठीक है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। आप बताएंगे यूनाइटेड नेशंस का निर्माण कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ, किस वर्ष हुआ है? 1945। 1945। अब इसका पृष्ठभूमि की बात करते हैं। 1945 में ही क्यों बना, इसका कारण ये था कि दूसरा वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर 1945 तक चला। फिर 1945 में अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम छोड़ा गया, जिसके बाद विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था 1945 में, तब दुनिया के अलग अलग और विभिन्न देशों ने यह सोचा कि आने वाले समय में फिर इस तरह का कोई विश्व युद्ध ना हो, इस तरह की घटना ना हो, इसलिए विश्व के विभिन्न देशों को मिलकर एक इस तरह का संगठन बनाना चाहिए जिसमें कोई भी विवाद, कोई भी मुद्दा है उसको बातचीत से सुलझाया जा सके। और इसी कारण से जो है यूनाइटेड नेशंस का जन्म होता है 1945 में। अब आप लोग डेट बताएंगे कि किस तारीख को हुआ है, कब मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। ठीक है, ठीक है। तो इस दिन जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो आ गया अपने वजूद में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर अभी बताया था मैंने, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में। इसमें यूनाइटेड नेशंस का 6 बॉडी है, मतलब इसके अंतर्गत 6 अलग अलग जो है संगठन काम करते हैं। ठीक है, उसमें से एक आता है यूनाइटेड नेशन का असेंबली। असेंबली मतलब यूनाइटेड नेशन का संसद, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि हर 2-3 वर्ष पर जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली को संबोधित करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बॉडी है जिसमें कुल मिलाकर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, उसको कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इसमें परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? उसमें परमानेंट मेंबर्स 5 हैं। कौन कौन से हैं ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप हमारे साथ रिवाइज कीजिए और याद भी कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो क्या परमानेंट मेंबर में अमेरिका होगा? बिल्कुल होगा, इसलिए पहला मेंबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। फिर उस समय जो है रूस बहुत बड़ी ताकत के रूप में दुनिया में छाया हुआ था, इसलिए दूसरे नंबर पे रूस भी है। तीसरे नंबर पर चीन, चीन भी बहुत शक्तिशाली देश है, तो चीन भी है इसमें। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन है, ब्रिटेन मतलब यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और 5वां मेंबर कौन सा है? फ्रांस है कि जर्मनी है? फ्रांस। फ्रांस। ठीक है, तो ये 5 देश जो है परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा यूएनएचसी में 5 परमानेंट मेंबर के अलावा 5 जो है ना वो अनपरमानेंट मेंबर भी हैं, यानी ऐसे मेंबर जिनको हर 2 साल के लिए चुना जाता है, फिर उनका टेन्योर खत्म जब हो जाता है तो इनको हटा दिया जाता है, फिर नए कुछ लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तो आप गौर करेंगे कि हर वर्ष जनवरी फरवरी के महीने में जो है ये 5 देश जो है वो रिटायर होते हैं, हटते हैं, और 5 नए देश जो है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और यहाँ से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से गैर अस्थायी सदस्यों में से कौन सा देश जो है अभी चयनित हुआ है, कौन सा देश गैर अस्थायी सदस्यों में शामिल हुआ है? ठीक है, तो ये पूछा जाता है। हाँ सर, इसमें 10 अस्थायी सदस्य। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माफ कीजिएगा। 5 परमानेंट होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 15 होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो 10 मेंबर होते हैं ना वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। ठीक है, थैंक यू, है ना। इसी तरह से अगर आपको कुछ चीजें याद आए तो आप बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आंध्र प्रदेश। अच्छा देखिए, ये न्यूज़पेपर का जो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें क्या होता है कि पूरे वीक के जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं वो दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन से हैं, और आप मान सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, पहला न्यूज क्या है देखिए। आप लोगों को फिल्म वगैरह की अगर मतलब अच्छा लगता होगा देखना, तो ये न्यूज भी आपके लिए है। और ऑस्कर वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, एकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर। ठीक है, ऑस्कर को ही अन्य नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं अकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, न्यूज क्या है? फिल्म सीनर्स, नाम क्या है फिल्म का? सीनर्स। फिल्म सीनर्स ने ऑस्कर इतिहास में रिकॉर्ड बनाया। यह पहली फिल्म है जिसने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और लीडिंग एक्टर सहित 16 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है। नॉमिनेट मतलब नामांकित हुई है। अभी इसका नामांकन हुआ है कितने चीजों में? 16 चीजों में। अभी ये फाइनली जीती नहीं है, लेकिन नॉमिनेट हुई है 16 अवार्ड्स के लिए। ठीक है, अब जब एकेडमी अवार्ड्स का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये 16 अवार्ड्स में से कितने अवार्ड जीते हैं। लेकिन 16 चीजों में चयनित होना, नामांकित होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो सीनर्स मूवी ने पुरानी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछली बार 14 नॉमिनेशन जो है
एक फिल्म को मिली थी, जिसमें टाइटैनिक नाम की मूवी थी, इसके अलावा लाला लैंड हुआ करती थी। लेकिन इन दोनों फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़कर सिनर्स जो है वो पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसको 16 श्रेणियों में नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। जापान की प्रधानमंत्री नाम क्या है? ताकाइची साने तकाइची। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जापान की पहली कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम क्या है? साने तकाइची। अब जापान में क्या किया गया है कि वहां पे जो असेंबली है, जैसे भारत में लोकसभा होता है, उसी तरह से जापान का जो लोकसभा होगा, वहां की जो सांसद होगी, उसको इन्होंने निरस्त कर दिया है। चुनाव से पहले निचले सदन को खत्म कर दिया है और फिर यहाँ से अब यहाँ पे चुनाव होने वाला है। तो 12 दिनों का चुनावी अभियान होगा और फिर से जापान में इलेक्शन होगा और वहां पे नए प्रधानमंत्री देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वर्तमान में अभी कौन थी प्रधानमंत्री? उनका नाम याद रखिएगा, साने तकाइची। ये अगर हट भी जाती हैं फिर भी इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। तीसरा न्यूज है, ऑपरेशन सिंदूर में आई निगरानी खामियों को देखते हुए भारत 50 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगी। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार होंगे जो रात और हर मौसम में निगरानी करेंगे। इसरो व 3 निजी भारतीय कंपनी इसे लॉन्च करेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने तारीख को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था? डेट बताइए, किस तारीख को? 7 मई। 7 हाँ, मई मई को में ऑपरेशन हुआ था। जी मई में हुआ था, 7 मई को। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था? क्योंकि 22 अप्रैल को जो है कश्मीर की बैसरन घाटी में वहां पे जो कुछ पर्यटक गए हुए थे, तो आतंकवादियों ने उन सभी को मार दिया। कुल 26 जो लोग थे वो वहां पे मारे गए थे। ठीक है, तो इसका बदला लेने के लिए 6-7 तारीख की जो मध्य रात्रि थी, उसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था और उसी का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। अब यहाँ पे याद कीजिए कि 2 महिलाएं जो हैं वो प्रेस ब्रीफिंग देने आती थी, मीडिया को बताने आती थी कि क्या चीजें घटित हुई हैं। इसके साथ एक व्यक्ति भी आते थे, तो जो पुरुष व्यक्ति आते थे उनका नाम था विक्रम मिस्त्री। ठीक है, नाम क्या था? विक्रम मिस्त्री, जो कि विदेश सचिव थे। इसके साथ 2 महिलाएं आती थी, जिसमें एक कौन थी? विंग कमांडर वोमिका सिंह, और दूसरी थी एक मुस्लिम महिला थी। नाम बताइए क्या नाम था सोफिया उनका? सोफिया नाम था। कर्नल सोफिया कुरैशी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में याद रखिएगा। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ कि भारत की कह सकते हैं कि अपर एज तो था, है ना, भारत की स्थिति अच्छी थी, लेकिन बाद में जो है उसमें कहते हैं कि वो युद्ध का जो स्थिति था वो समाप्त हुआ और स्थिति जो है वो कमांड में आई। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया जिसमें भारत सरकार जो है, जो भारतीय सेना है, वो चेक कर रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो है क्या गलतियां हो गई होंगी हमसे। कोई भी देश है ना, वो एनालाइज करता है अपनी सिचुएशन को। तो एनालिसिस में पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो है निगरानियों में कुछ खामियां आई थी। निगरानी मतलब हम अपने पड़ोसी देशों की जो स्थिति है, जो वो गतिविधियां कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने ठीक से ट्रैक नहीं किया। तो इन कमियों को दूर करने के लिए इसरो के साथ 3 अन्य कंपनियां मिलकर क्या कर रही हैं? 50 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेंगी, जिसके बाद क्या होगा कि हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल है, उधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, उधर चीन है, इन सबों पर नजर रखा जाएगा। इन सब तरफ से अगर किसी भी प्रकार की इस तरह की घटना देखी जाती है, आतंकवादी घटना, तो उस पे जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगला न्यूज है, आंध्र सरकार होप आइलैंड पर एक नया स्पेस पोर्ट बनाएगी। यह स्पेस पोर्ट निजी और व्यावसायिक लॉन्च मिशनों के लिए विकसित किया जाएगा। इसे छोटे और मध्यम क्षमता वाले वाहनों के लिए तैयार किया जाएगा। तो आप इसको अब स्किप कर सकते हैं, जब ये डिटेल में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। असम ने शोध और उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए अटल विचल अग्रगामी असम योजना शुरू की। इसमें शोधार्थियों को 25,000 रुपए और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 प्रति माह मिलेगा। योजना का नाम याद रखिएगा, अटल विचल अग्रगामी असम, अटल विचल अग्रगामी मिशन। ये जो है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है क्या? तो जो रिसर्चर्स होते हैं, जो नया शोध करते हैं, जो खोज करते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो जो सामान्य अभ्यर्थी होंगे उनको 25,000 और जो दिव्यांग होंगे, जो पैरालाइज्ड होंगे, उनको 40,000 मिलेगा। नाम पूछ सकता है कि अटल विचल अग्रगामी मिशन जो है ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये योजना असम में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज है, बिहार की हवा साइलेंट किलर बनी। तो ये न्यूज क्या है? आपको पता होगा कि ठंड के समय में पूरा उत्तर भारत जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण की समस्या से जूझता है। तो प्रदूषण की समस्या जो है वो सिर्फ अब दिल्ली और बड़े बड़े शहरों की नहीं रह गई है, बल्कि बिहार के बहुत सारे शहरों में भी जो हवा है यहाँ की वो बहुत प्रदूषित हो गई है और कह सकते हैं एक प्रकार से जानलेवा है।
तो ये आर्टिकल उसी पे है और इसमें जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो प्रदूषित हवा है वो किस तरह से मानव के स्वास्थ्य को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, यहाँ की संस्कृति को किस तरीके से प्रभावित कर रही है, वो सब जो है इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो हमारे लिए बस जो हवा का जो इंडेक्स है, इसकी जो क्वालिटी है वो चर्चा का विषय है, उस पर बात कर लेते हैं। आप लोगों ने AQI का नाम सुना होगा, ये क्या है AQI बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए। एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्वालिटी इंडेक्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा एयर क्वालिटी को जांचने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स लाया गया है और इसमें क्या होता है कि सरकार जो है अपना एक मानक तय करती है और उस मानक के आधार पर किसी भी क्षेत्र की वायु की क्या गुणवत्ता है उसका रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने PM 2.5 सुना होगा, सुना है आप लोगों ने PM 2.5? आर्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का प्रदूषक है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। इसमें क्या होता है कि ऐसे कण जिसकी डायमीटर जो है 2.5 यानी बहुत सूक्ष्म होती है, 2.5 mm के स्तर की होती है, उनको इसमें रखा जाता है। और PM 2.5 जो कण होते हैं, प्रदूषक कण, इनकी खासियत ये है कि आसानी से नाक से घुसते हैं, फेफड़े में जाते हैं और यहाँ पे जो है बहुत आसानी से हमारे खून में मिक्स हो जाते हैं, हमारे ब्लड में जो है ये मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से PM 2.5 जो है ये बहुत घातक होता है। तो जब कभी भी आप ये हवा यानी एयर से संबंधित पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये PM 2.5 देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से पूछा जा सकता है PM 2.5 क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्या PM 2.5 डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो सकता है, आप इसमें क्या लगाएंगे, हाँ कि नहीं? तो आप लगाएगा कि हो सकता है, ठीक है। इसमें एक PM10 भी आता है, ठीक है, PM10। तो PM10 जो होता है इसका डायमीटर जो है ये 10 के आसपास होता है, तो ये ब्लड में डायरेक्ट मिक्स नहीं होता है, ठीक है, इसको रोका जा सकता है। लेकिन PM 2.5 जो होता है ये इतना सूक्ष्म होता है कि नाक के तरह से अंदर घुस के और सीधे खून में मिक्स हो जाता है, ठीक है। अगला है बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग, इसको हम लोगों ने देख चुका है, स्किप करते हैं। CM, ठीक है, तो अभी CM जो है ये किस यात्रा पर निकले हुए हैं, कल बताया गया था, बताइए। ठीक है, समृद्धि यात्रा है ना। तो ये समृद्धि यात्रा में ये जब कहीं जाते हैं तो ये न्यूज़पेपर में छपता है, ठीक है। तो अभी मुजफ्फरपुर गए हुए थे, सिवान में पहले थे, अभी मुजफ्फरपुर में है, तो वहां से संबंधित न्यूज दिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे लिए कि नीतीश कुमार अभी किस यात्रा पे निकले हुए हैं। इसके अलावा कब तक विकसित राज्य बनाने का इन्होंने वादा किया है, ठीक है, 2030। इस व्यक्ति को पहचानते हैं आप लोग, इनका नाम बताइए। और ये कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। बिहार में मल्ल युद्ध को मिलेगा मंच, ठीक है। अब क्या होता है, मल्ल युद्ध मतलब एक प्रकार की कुश्ती होती है। अब कुश्ती का बिहार से ऐतिहासिक जुड़ाव है। आप लोगों ने जरासंध का नाम सुना है? जरासंध, ठीक है, जरासंध आपको महाभारत के एक पात्र मिलेंगे। इसके अलावा जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको जरासंध मिलते हैं। तो जरासंध का अखाड़ा बहुत प्रसिद्ध था बिहार में, है ना। राजगीर अगर आप भ्रमण के लिए जाएंगे तो वहां आपको अभी भी जरासंध का अखाड़ा मिलेगा, वो मल्ल युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो ये ऐतिहासिक जो हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो रुचि रही है बिहार की, उसको फिर से जागृत करने की बात चल रही है बिहार में, ठीक है। तो मल्ल युद्ध को मिलेगा मंच, यानी यहाँ पे जो अगर कोई व्यक्ति है जो मल्ल युद्ध के लिए प्रैक्टिस करता है या उस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्योंकि मल्ल युद्ध वगैरह है ना, उसको बड़े बड़े खेलों में, जैसे भारतीय स्तर पर जो खेल होता है, राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया गेम्स, उन सब में भी इसको आधिकारिक मतलब एंट्री मिल सकती है खेल के रूप में। अगर ये शामिल होता है तो अगर बिहार के खिलाड़ी ये मल्ल युद्ध में आगे बढ़ते हैं तो बिहार को जो है इस क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार मिल सकते हैं, ठीक है, पहचान मिल सकता है। इसके अलावा बिहार की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है। गंगा सहित 7 घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास होगा, तो हम लोगों ने ये बात कर लिया है जलमार्ग के बारे में। पटना हाईकोर्ट को मिले नए न्यायाधीश, यानी एक और कोई व्यक्ति है, नाम क्या है इनका? अंशुल राज, ठीक है, सॉरी इनका नाम अंशुल राज नहीं है, नाम इनका कुछ और है, हाँ ठीक है, अंशुल राज इनका नाम है। तो ये जो है ना नए जज बन के आए। आपके लिए सवाल है कि अभी वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, बताइए, इन्हीं को पता है? सुधीर सिंह। सुधीर सिंह नहीं, संगम कुमार साहू है जो पहले उड़ीसा हाईकोर्ट के थे, अभी बिहार हाईकोर्ट के हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। संगम कुमार साहू, याद रखिएगा, संगम कुमार साहू है, पहले उड़ीसा हाईकोर्ट के थे। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कीजिए सर। जी, पटना हाईकोर्ट का निर्माण कब हुआ, किस वर्ष ये अस्तित्व में आई है? 1916। आगे चलते हैं। बिहार की 2 बिजली कंपनियों को केंद्र ने दिया A ग्रेड। 2 कंपनियां कौन सी हैं?
पहले आप बिहार समझ लीजिए, ये हमारा बिहार है। गंगा नदी इसको दो भागों में बांटती है, एक है नॉर्थ बिहार, एक है साउथ बिहार। बस नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार लगा दीजिएगा, इसके साथ जोड़ दीजिएगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो इन दोनों को जो है केंद्र सरकार अवार्ड देने वाली है। भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की साल में 2 बार सूची जारी करेगी सरकार, ठीक है। तो एक निगरानी के लिए स्वच्छता प्रमाणन देगी, एक सर्टिफिकेट देगी, जिससे भ्रष्ट कौन से अधिकारी भ्रष्ट हैं कौन से नहीं है, इसका रिपोर्ट तैयार होगा और उसको सरकार जारी करेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर नकेल कसा जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, हम लोगों ने कल तो बात किया ही था, आज है 24 जनवरी, आज इनकी जयंती है, ठीक है। 24 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था, किस जगह पे, किस जिले में जन्म हुआ? समस्तीपुर के। समस्तीपुर के, ठीक है। समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था। इनको भारत रत्न मिला है जब इनका 100 वर्ष पूरा हुआ था इनकी जयंती के, तो इनको मिला था 49वें क्रम का भारत रत्न, ठीक है। म्यूट कर लेंगे सभी लोग, हाँ थैंक यू, है ना। 49वें क्रम का इनको भारत रत्न मिला था। इनकी ये 102वीं जयंती है, ठीक है। और इनको टाइटल क्या दिया गया है, जननायक का, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। तो बिहार के कुछ व्यक्ति हैं जिनके टाइटल्स काफी फेमस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं बताइए? तो देश बंधु चित्रंजन दास। ठीक है, चित्रंजन दास। अच्छा, बिहार के थे लोकनायक, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं बताइए? जयप्रकाश नारायण। जय श्री कृष्ण से इनको कौन सा टाइटल दिया गया था? बिहार केसरी। बिहार केसरी। बिहार विभूति के नाम से कौन जाने जाते हैं? अनुराग नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गंगा जल में मिल सकती 900 क्यूसेक की हिस्सेदारी, ये न्यूज स्किप कर सकते हैं, जब इस तरीके का फाइनल डिसीजन होगा तब बात करेंगे। ट्रंप की शांति योजना पर उठते सवाल, आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप जो है आज अभी आशीष सर जो है रिवीजन जब आप लोगों को करा रहे थे तो यहाँ पे बात किए भी थे कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है एक शांति परिषद बनाई जा रही है, तो उस पे जो है प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि वो शांति परिषद का निर्माण तो किए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अमेरिकी हितों से प्रेरित है, ठीक है। इसलिए इस पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हम लोग ये बात कर चुके हैं। ये भी सेम न्यूज है, ट्रंप का पीस बोर्ड, इसको भी स्किप करेंगे क्योंकि हमें पता है। आपदा कुप्रबंधन, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि बहुत संवेदनशील एक न्यूज हाल के दिनों में आया, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोएडा में क्या हुआ है कि एक व्यक्ति जो था वो रात के अंधेरे में जब ड्राइव करते हुए अपने गंतव्य अपने घर तक जा रहा था ऑफिस से, तो रास्ते में क्या हुआ कि रोड के किनारे जो है आसपास तालाब नुमा बना हुआ था जहां पानी जमा थी, और अंधेरे में जब टर्निंग के पास वो मुड़ा तो क्या हुआ कि इतना ज्यादा कोहरा था, इतना ज्यादा प्रदूषण, इतना धुंध था कि उसको दिखा नहीं कि रोड में टर्न है, और गलती से जो है उसका गाड़ी वो इसी पोखर में गिर गया, इसी पौंड में गिर गया, और वो गाड़ी जो है धीरे 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 उसमें नीचे समाते चला गया और उस व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हो गई। आसपास वहां पे लोग भी मौजूद थे, वहां पे सुरक्षा कर्मी भी मौजूद था, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की और ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इवन इसके पिताजी भी यहाँ पर थे जिन्होंने बहुत मदद की, गुहार की, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं बचाया जा सका। इसकी वजह से पूरे भारतीय स्तर पर अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो ये न्यूज जो है बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है बहुत ज्यादा टैक्सेशन तो ले रही है, हमसे हर प्रकार की सहायता ले रही है, नागरिकों से हमें हमारी जिम्मेदारियां बता रही है, लेकिन सरकार को जो चीजें करनी चाहिए सरकार कहीं ना कहीं उससे पीछे हट रही है। प्रदूषण को लेकर कुछ कार्य करना चाहिए, वहां सरकार फेल नजर आ रही है। रोड के किनारे कोई डिवाइडर नहीं होता है ना, यहाँ पे पार्टी गेटिंग होना चाहिए, वहां पे कुछ बनाया जाना चाहिए जैसे कि वो यहाँ पे टर्निंग होता है वहां पे कुछ होना चाहिए ना बॉर्डर टाइप का, लेकिन वो सारी चीजें भी रोड पे नहीं होती हैं। तो इसको लेकर जो है बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, विकसित भारत की राह में बड़ी बाधा। तो बाधा क्या है ये पूरे यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बाधाएं क्या क्या है, ठीक है। तो ये न्यूज क्या था ये पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में शायद ना भी पूछे, लेकिन जब कभी आप बीपीएससी का मेंस देंगे और उसमें जो है अगर आपको नागरिक सुरक्षा और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अगर कोई निबंध लिखने के लिए आए तो आप इसका एक उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है एंड ऑफ उसमें एक फैक्ट बता रहे सर, उसमें एनडीआरएफ एक्ट के बारे में बता दीजिए थोड़ा। जी देखिए, एनडीआरएफ का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड या रिलीफ फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। अब इसके तहत क्या होता है कि राज्य सरकार मतलब जो केंद्र सरकार है वो डिजास्टर को लेकर, डिजास्टर को हिंदी में कहते हैं आपदा, ठीक है। तो आपदाओं के एक सेकंड, आपदाओं को लेकर जो है केंद्र सरकार ने किस तरीके से किसी भी आपदा के समय में सरकार को, यहाँ के तंत्र को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए जो है एक गाइडलाइन जारी किया है। इसी को नेशनल डिजास्टर रिलीफ
फंड कहते हैं या रिलीफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ होता है, राज्य स्तर पर एसडीआरएफ होता है, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है। और Hello? इसके अध्यक्ष नेशनल वाले के सर अध्यक्ष होते हैं, रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स फोर्स होता है। ठीक है। रिलीफ फंड भी होता है इसमें, ठीक है। ये पूरा जो है ना एक तंत्र होता है जिसमें नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड भी होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट करके भी जो रिस्पॉन्स वाला भी होता है, ठीक है। ये दोनों होता है, ठीक है ना। फंड भी होता है और जो आप बता रहे हैं वो भी होता है, ओके। तो केंद्रीय स्तर पर क्या होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और राज्य स्तर पर जो होता है एसडीआरएफ, इसके हेड होते हैं मुख्यमंत्री, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है राज्य स्तर मतलब जिले स्तर पर, इसके अध्यक्ष होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जो यहाँ के डीएम होंगे किसी भी जिले के, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो बॉडी बनाई जाती है उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अगला है इंड ऑफ परमानेंट अलायंस, तो ये द हिंदू में न्यूज छपा था। परमानेंट अलायंस में यहाँ बात की जा रही है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा यूरोप के जो बहुत सारे देश हैं जो शुरू से ही अमेरिका और उनके बीच बहुत अच्छा साठगांठ रहा था, लेकिन हाल के दिनों में इस तरह की परिस्थिति बनी है जिसमें इन सब के बीच जो है आपस में जो भी विवाद है वो सामने आ गया, सतह पे आ गया है। चाहे कनाडा को लेकर विवाद हो, या यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को लेकर हो, फ्रांस को लेकर हो, जर्मनी को लेकर हो, तो ये जब सतह पे आ गया है, इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि जो परमानेंट अलायंस हुआ करता था वो कहीं ना कहीं खतरे में है या समाप्त हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जेनजीज। जेनजीज क्या है समझिए। आप लोगों ने हाल ही में जो नेपाल का आंदोलन हुआ था उसके समय में आप लोगों ने ये सुना होगा जेनजी। जेनजी का क्या मतलब है? जेनजी जो है वैसे आयु वर्ग के व्यक्ति को कहते हैं जिसका जन्म 1997 से लेकर 2012 तक हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में जिनका जन्म हुआ है उसको जेन जी कहते हैं, ठीक है। तो जेन जी का मतलब यही है कि जो व्यक्ति 2012 से पहले और 1997 के बाद जन्म लेता है, जेन जी होता है। इनके द्वारा क्या होता है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ था उसको ये लोग गाइड किए थे, वो आंदोलन उनके द्वारा किया गया था, तो उसी के बारे में जो है ये बात करती है कि ये जेन जी वर्ग जो है, जो इस आयु में जो युवा हैं उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या प्रवृत्ति है ना। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना इंपॉर्टेंट है कि जेन जी किसे कहते हैं, ठीक है। वो टाइम पीरियड याद रखिएगा 1997 से लेकर 2012 तक। आगे है विकसित भारत की नींव रखते बजट। सिंपल ये समझिए कि फरवरी का महीना शुरू होने वाला है और उसी में हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे और बजट पेश होता है, ठीक है। तो ये बस इसी के बारे में जानना है, ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इस पे चर्चा कर लेते हैं। बजट शब्द क्या हमारे संविधान में उल्लेखित है, बताएंगे आप? बजट नहीं है, नहीं। इसके बदले में क्या बोला गया, इसके बारे में बोला गया है ये वार्षिक विवरण, ठीक है। और ये अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। ये बजट प्रस्तुत कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है। और बजट आने से एक दिन पहले जो है वो आता है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि पिछले वर्ष हमारे देश ने कैसी प्रगति की, हमारे देश की क्या स्थिति रही। और बजट क्या बात करता है? आने वाले समय में हमारा देश किन किन क्षेत्रों में कार्य करेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे हमारा कह सकते हैं एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड होता है, और बजट जो है हमारे आने वाले समय का एक आईना होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे और ये बजट, इन दोनों के बारे में आप लोग जानिएगा। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसके बदले में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय वार्षिक विवरण बोला गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 112 में है। आगे चलते हैं, ये है डिलिमिनेशन आफ्टर 2027। हिंदी में मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने परिसीमन के बारे में सुना होगा, पता है परिसीमन क्या होता है? किसी को पता है तो बताइए परिसीमन। अभिनंदन आप बताएं। परिसीमन सीमा होता है डिस्टेंस के लिए। देखिए डिस्टेंस के लिए नहीं होता है भाई, इसमें क्या होता है ना कि जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से किसी भी क्षेत्र का है ना उसको डिवाइड करना, क्षेत्र को पुनर्गठित करना ही परिसीमन कहलाता है। मतलब ये है कि 2001 की अगर बात करें तो एक क्षेत्र था, यहाँ लगभग 1 लाख लोग रहते थे। अब हम बात करते हैं 2011 की, जैसे ही जनगणना हुई हमें पता चला कि यहाँ पर अब 1 लाख व्यक्ति नहीं, बल्कि अब यहाँ पर 1.5 लाख व्यक्ति हो गए हैं, ठीक है। तो क्या जो इस क्षेत्र को है, हमारा संविधान कहता है कि कोई भी क्षेत्र है ना वो 10 लाख के अनुपात में ही बटा होना चाहिए, लेकिन चूंकि 15 लाख यहाँ का आबादी हो गया है तो इसलिए इसको फिर से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, छोटा किया जाएगा इस क्षेत्र को, ताकि फिर से क्या हो, 1 लाख वाला जो लिमिट है वो
प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो इसी को हम लोग परिसीमन कहते हैं, और ये हर 10 वर्ष के बाद होता है, या कहें तो हर जनगणना के बाद परिसीमन होने की बात कही गई है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में परिसीमन की बात की गई है बताइए? अंडर आर्टिकल 82 जी सर। ठीक है, 82 में ये कहा गया है। तो आप लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे, आपके पास कोई भी किताब राज्य व्यवस्था की, तो उसमें आर्टिकल 82 देखिएगा परिसीमन आयोग के बारे में। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि जब हमारा जनगणना 2027 में हो जाएगा तो भारत को परिसीमन भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया एंड द EU, बस इसको मैं सिंपली बता देता हूं जो इसका क्रक्स है। ठीक है, अभी भारत और यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष जो है वो भारत आई हुई है, और भारत और यूरोपियन यूनियन जो है आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। ठीक है, यानी व्यापार को लेकर जो है एक कह सकते हैं कि आपस में क्या कहते हैं डील करने वाला है। ठीक है, तो इसको लेकर ही जो है ना अभी चर्चा में बना हुआ है कि भारत और यूरोपियन यूनियन किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान होंगे। ठीक है, बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ही जानेंगे। ठीक है, आगे चले। अब यहाँ से हमारा न्यूज खत्म होता है, यहाँ पे कुछ प्रेरणादायक शब्द दिए गए हैं, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। अब हम शॉर्ट में 2-4 मिनट में आपको आज के जो महत्वपूर्ण वन लाइनर्स न्यूज है उसको बता देते हैं, फिर क्लास समाप्त करेंगे। चलिए, 24 जनवरी कल हमने इसके बारे में बात भी किया था। ECI नेट एक ऐप था जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया था, और ये 22 भाषाओं में जारी किया गया है। ठीक है, तो ECI नेट किसके द्वारा जारी किया गया है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। अगला है राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार सिक्किम को मिला है। राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड किसको मिला है? सिक्किम राज्य को। ये सम्मानित होने वाला 15वां राज्य है। अगला है गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाएगा। कौन सा राज्य लगा रहा है? उड़ीसा राज्य लगा रहा है। तो उड़ीसा जो है वो गुटखा पे, पान मसाला पे और तंबाकू पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाएगा। अगला है अटल विचल अग्रगामी योजना, अभी हम लोगों ने बात भी किया था, ये असम सरकार के द्वारा लाया गया है। किस चीज के लिए है? रिसर्च के क्षेत्र में है। ठीक है, और इसमें प्रति माह 25,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा जो दिव्यांग जन होंगे उनको 40,000 रुपया दिया जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में अभी आपको आशीष सर बताने वाले भी थे। क्या हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है पराक्रम दिवस 23 जनवरी के दिन, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है, उसी दिन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो 2026 का जो है पुरस्कार उसका घोषणा कर दिया गया है। 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला व्यक्तिगत श्रेणी, यानी किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, और एक दिया जाता है संस्थागत श्रेणी, किसी संगठन को दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है सीता अशोक सैलके को दिया गया है। नाम क्या है? सीता अशोक सैलके। ये कौन है? तो ये केरल की रहने वाली है। जो केरल में बाढ़ आया था उस समय ये बचाव कार्य में बहुत अहम योगदान देती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है? सीता अशोक सैलके को। और संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है? तो ये मिला है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सिक्किम में जो है आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले बादल फटने की घटना आई थी, और बहुत मतलब बड़े क्षेत्र में जो है बाढ़ की समस्या देखी गई थी। तो उस समय जो है सिक्किम राज्य का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए संस्थागत श्रेणी में इसको ये अवार्ड दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी वाला जरूर याद रखिएगा, नाम क्या है? सीता अशोक सैलके। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल थी, उस क्षेत्र में कार्यरत थी अपने वायनाड जिला के, जो आया था बाढ़ उसके जिले। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन त्रासी, तो ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के द्वारा। और ये जो है कह सकते हैं आतंकवादियों के मारने के लिए होगा, आतंकवादी ऑपरेशन होगा, सर्च ऑपरेशन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, 49वें क्रम का भी लगाया गया है। फोकस कंट्री कौन सा है? अर्जेंटीना। ठीक है, पूछा जाता है कि अभी जो पुस्तक मेला कलकत्ता में लगाया गया था उसमें फोकस कंट्री कौन सा था? अर्जेंटीना था। ये 22 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगा। आगे चलते हैं। निधन हो गया है, किसका हुआ है? कार्तिदा मेकानी का। ठीक है, ये है कौन? तो ये पर्यावरण संरक्षण करता थी। ठीक है, बस इतना ही जानते हैं इनके बारे में, डिटेल में पता चलेगा तो बताया जाएगा। अमेरिका में जो है एक फर्न तूफान आया है। पूछा जा सकता है आपसे कि फर्न तूफान हाल ही में जो चर्चा में रहा वो किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? वो अमेरिका को प्रभावित किया है, और उसके भी आर्कटिक क्षेत्र से उठा। अच्छा, ये आर्कटिक क्षेत्र से उठा था, तो याद रखिएगा। प्रभावित देश कौन सा है? अमेरिका है। ठीक है,
फिर है लंबाडा जनजाति, तो ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अगला एक लास्ट न्यूज देख लेते हैं, ये है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। ये शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015 को और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस तरीके से 24 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज थे उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं।